साथियों नमस्कार। पीएचडी में प्रवेश लेने के बाद जिस किसी भी अभ्यर्थी की फेलोशिप होती है, चाहे वो जेआरएफ की फेलोशिप हो या कोई भी कैटेगरी वाली फेलोशिप हो, एनएफओबीसी, एनएफएफडीसी, कोई सी भी फेलोशिप हो, तो उसको एक्टिवेट करवाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके ये एक छोटा सा वीडियो है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जब मैंने अपने टाइम में जेआरएफ ज्वाइन किया, उस टाइम काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सीनियर से पूछने पर एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई, या फिर कह लीजिए कि उन्होंने बताया तो मैं समझ नहीं पाया। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद कुछ एक वीडियो, गिने चुने वीडियो ही मिले जो उसके परिधि में जानकारी दे पाए। मेन जानकारी, कोर जानकारी कोई नहीं दे पाया। तो उसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक वीडियो आपके सामने पेश है। जेआरएफ ज्वाइनिंग के लिए कुछ एनेक्जर्स होते हैं जो यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, या फिर गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे कि जेआरएफ ज्वाइनिंग एनेक्जर्स, तो वो आ जाएगी पीडीएफ। उसमें से आप पर्टिकुलर पेज को प्रिंट आउट लेके उसमें डिटेल्स अपनी भर पाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से एनेक्जर्स लगते हैं, उस एनेक्जर में क्या क्या हमें लिखना होता है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आगे आएंगी वीडियो में बताते जाएंगे। साथियों, सबसे पहला एनेक्जर होता है एनेक्जर 2। ये देख पा रहे होंगे, जहाँ फोटो लगा है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है एनेक्जर 2। ये मेन एनेक्जर होता है जिसमें हमें अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं कि नाम क्या है, जेआरएफ अवार्ड लेटर नंबर क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर हम जेआरएफ का रोल नंबर लिखते हैं, उसके नीचे नेट का ई सर्टिफिकेट नंबर लिखते हैं। जो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा एनटीए या यूजीसी के द्वारा, उसमें ये मेंशन होगा। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द फेलो पे लिखा होगा जो आपका नाम है वो। फिर उसके नीचे अवार्ड लेटर नंबर एंड डेट, और यूजीसी सर्कुलर नंबर एंड डेट। इसमें डेट का कुछ उतना मसला है नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट का नंबर लिख दीजिए जो आपके नेट का और जेआरएफ का सेम ही नंबर होता है एक तरीके से, तो आप लिख दीजिए। फिर दिस इज टू सर्टिफाई दैट, अपना नाम, कि इन्होंने इस डिपार्टमेंट में पीएचडी ज्वाइन किया है, जिस डिपार्टमेंट में आपने किया। जैसे मेरा डिपार्टमेंट हिंदी है तो हिंदी डिपार्टमेंट, फॉर डूइंग पीएचडी, पीएचडी के लिए सब्जेक्ट कौन सा है। फिर यहाँ पे देखिए, जेआरएफ इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम के आगे जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें वो वाली डेट डालनी है जिस डेट पे यूनिवर्सिटी आपकी फेलोशिप क्लेम मानेगी। जैसे मैं बात करूं लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो यहाँ यूनिवर्सिटी उसी दिन से आपकी फेलोशिप काउंट करती है जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन की फीस सबमिट करते हैं। जैसे मैंने 31 जनवरी 2025 को पीएचडी की फीस जमा करी थी, तो उसी दिन से मेरी फेलोशिप काउंट हुई है, तो वो विथ इफेक्ट फ्रॉम में वो डेट रहेगी। फिर आप जिस कैटेगरी पे हैं वो, और ये नीचे देखिए हिज और हर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें भी मैंने 31 जनवरी 2025 लिख रखा है। जिसकी फेलोशिप यानी जिसका जेआरएफ एडमिशन के पहले से होता है, तो वो सेम डे से फेलोशिप काउंट करी जाएगी जिस दिन आपने फेलोशिप जमा की। तो उस केस में दोनों डेट सेम ही रहेंगी। अगर आपका मान लीजिए जेआरएफ पीएचडी में एडमिशन के बाद होता है, तो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में वो डेट रहेगी जिस दिन आपने पीएचडी में फीस जमा करी थी, और विथ इफेक्ट फ्रॉम में वो डेट हो जाएगी जिस दिन आपके जेआरएफ का सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, या फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर होगी। बाकी नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, साइन, आपके गाइड के सिग्नेचर, एचओडी के सिग्नेचर, फिर डीन वगैरह के सिग्नेचर, ये सब।
एनेक्सर में नीचे जगह होती है जहाँ पर आप नेम लिखेंगे, फिर डेट, कौन से डेट को ये प्रक्रिया कर रहे हैं, फॉर्म भर के डिपार्टमेंट में जमा कर रहे हैं, अवार्डी का नाम, तो अवार्डी का नाम और फेलो का नाम या फिर नेम एक ही होता है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट में आप फेलोशिप लेना चाहते हैं उसका IFSC कोड और आधार नंबर, इतनी डिटेल्स आपको एनेक्सर 2 में लिखनी होती हैं। आगे चलते हैं, ये देखिएगा थी एनेक्सर 2A, 2 की सब कैटेगरी A। इसमें ये देखिए, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मिस्टर एंड मिस लिखा है इसमें आपको अपना नाम लिखना है। फिर आगे कुछ कॉलम्स हैं। वेदर द कैंडिडेट डिसेबल्ड, तो अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे और उसका बाद में सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो पहला कॉलम है चेक्ड और नॉट, राइट यस और नो। तो इसमें अगर आपको वो चीज़ है, आप उससे संबद्ध हैं, तो आप यस करिए, नहीं है तो नहीं। अगर जो भी आप यस करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट एनक्लोज करना पड़ेगा। फिर नीचे पूछ रहा है कि मास्टर्स डिग्री में 55% है आपके मार्क्स, तो हाँ है, तो उसका सर्टिफिकेट भी हमने लगा रखा है, तो उसको एनक्लोज्ड लिखा है। फिर SC ST के लिए पूछ रहा है 50%, और पूछ रहा है कि क्या आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है, आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप चाहते हैं तो यस लिख के उसका एक जो भी एफिडेविट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसको आप एनक्लोज करेंगे बाद में। इस पर भी अध्यक्ष के साइन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन, डीन के साइन वगैरह होंगे। उसके बाद JRF का सर्टिफिकेट रहेगा आपका। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ध्यान रहे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है। इस फाइनल ईयर की मार्कशीट के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट। इस मार्कशीट के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर बैंक की फोटोकॉपी, फिर PhD का अलॉटमेंट लेटर, PhD की फीस रिसीट। आप एक एफिडेविट बनवाते हैं जिसमें आप ये दिखाते हैं कि मैं अब फेलोशिप का लाभ लेने जा रहा हूँ, तो इस फेलोशिप के अतिरिक्त मैं भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी भी तरह की अन्य आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति वगैरह नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, ये आपको एक हलफनामा देना होता है। तो आप किसी भी कोर्ट में जाके, कचहरी में जाके आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, फिर आप बताएंगे तो वो बना देगा। हालांकि मैंने इसको अटैच कर रखा है तो आप देख भी सकते हैं। आप ये मैं जूम कर रहा हूँ, लगभग ऐसे ही बनवाना होता है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी 3 आईडी लगती हैं। इन 3 आईडी में आप अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आईडी, जिसको पहचान पत्र, निर्वाचन पत्र आप बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद अगर आपकी जाति है तो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। ध्यान रहे इन 3 आईडी में आपका आधार कार्ड रहेगा, वो कॉमन है। उसके बाद आप कोई भी 2 आईडी लगा सकते हैं उनमें से जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। वोटर आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपकी इंस्टीट्यूशन की आईडी। जैसे आपने PhD में एडमिशन लिया तो अगर आपकी आईडी इशू हो गई है तो आप उसको लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।